हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम ऑसिलेशंस में नया लेक्चर लेके आए हैं विच इज ऑसिलेशन 08। इसके पहले 7 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, तो लेक्चर्स का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो यू विल फाइंड द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर इन द डिस्क्रिप्शन में तुमको नोट्स भी मिलेगा, तो नोट्स रेफर करो और बाकी के टॉपिक जितने अब तक हो गए हैं उनको नोट से क्लियरली समझ लो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन कमेंट फॉर एनी डाउट्स। ऑलराइट, आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं इन ऑसिलेशंस, जिसको हम बोलेंगे नेचुरल ऑसिलेशन बोलो, या इसी को हम बोलते हैं कि जो रियल ऑसिलेशंस होती है, एक्चुअल ऑसिलेशंस, वो कौन सी होती है। जैसे एक तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ। ये सिंपल पेंडुलम है अपने पास, ये सपोज सिंपल पेंडुलम है, और इस सिंपल पेंडुलम को मैंने क्या किया, इसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया और छोड़ा। तो हमको मालूम है ये सिंपल पेंडुलम एसएचएम परफॉर्म करता है, राइट। बट हमको और एक चीज मालूम है कि ये सिंपल पेंडुलम एसएचएम परफॉर्म करते करते इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता रहता है और एक टाइम पे ये रेस्ट पे भी आ जाता है। अरे ये तो कॉमन फैक्ट है ना। अगर हम एक पेंडुलम मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ें तो वो ऑसिलेट होते होते धीरे 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 कहाँ पे आएगा, रेस्ट पे आएगा। अच्छा सोचो क्यों रेस्ट पे आता होगा। अगर हम उसको एयर में रख के ऐसा कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसकी एनर्जी थोड़ी बहुत एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर हो जाती है, और यही जो एनर्जी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है, या यही जो एनर्जी ट्रांसफर का फैक्टर है, ये अब तक हमने काउंट नहीं किया था। अब तक हमने जो एसएचएम पढ़ा था उसमें एसएचएम रुक नहीं रहा था, उसमें एसएचएम की एनर्जी कांस्टेंट थी, उसमें एसएचएम की एनर्जी कम नहीं हो रही थी, उसमें एसएचएम का एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा था। ये जो एक्चुअल एसएचएम होता है, रियल लाइफ एसएचएम जो होता है, या प्रैक्टिकल एसएचएम जो होता है, उसमें एम्पलीट्यूड धीरे 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 क्या होता रहता है, कम होता रहता है। ऐसे प्रैक्टिकल एसएचएम को हम नाम देते हैं डैम्प्ड एसएचएम। कौन सा नाम देते हैं, डैम्प्ड एसएचएम। तो ये आज हमको पढ़ना है, जो कि अपना एक्चुअल एसएचएम होता है। अब तक जो एसएचएम हम पढ़ते आए थे वो एक आइडियल एसएचएम का केस होता है, जहां पे हम स्प्रिंग लेते हैं। ये देखो स्प्रिंग होती थी अपनी, और स्प्रिंग पे एक मास अटैच करके हम मास को खींचते थे और ये मास आगे पीछे ऑसिलेट करता था। बट ऑफ कोर्स ये मास किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आगे पीछे ऑसिलेट करेगा ना, तो प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के वजह से ये मास धीरे 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 क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी चीज को ऐसे समझो, ये स्प्रिंग मैंने ऐसे रखी और मास को ऐसे अटैच किया और मास को पकड़ के छोड़ा, खींच के छोड़ा इसको, तो ये क्या करेगा, ये एक वर्टिकल ऑसिलेशन करेगा। बट अगेन एयर मॉलिक्यूल्स में इसकी एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी या इसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये सारी बेसिक बातें जो अब तक हम लोग ने इग्नोर की थी, उसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो अपना एसएचएम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि प्रैक्टिकल एसएचएम की तरफ हमको लेके जाता है, जो डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। अरे आइडियल एसएचएम डे टू डे लाइफ में नहीं देखने को मिलेगा, कभी आइडियल एसएचएम तुमने देखा भी नहीं होगा। झूले पे बैठते हो और झूलते हो, पीछे जाते हो और छोड़ते हो, तो क्या बिना धक्का कंटिन्यू दिए तुम उसको कंटिन्यूअसली झूल सकते हो क्या? तुम थोड़ा पीछे जाके छोड़ते हो तो थोड़ा टाइम झूलोगे और फिर झूला क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना। अरे झूला रुकेगा ना, फिर तुमको उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए वापस थोड़ा पुश देना पड़ता है। सो इट रिक्वायर्स टाइमली और पीरियोडिक पुश, इट रिक्वायर्स पीरियोडिक फोर्स टू कंटिन्यू द ऑसिलेशन। अगर हम पीरियोडिक फोर्स नहीं देंगे तो ऑसिलेशंस क्या हो जाती हैं, टाइम के साथ डाई आउट हो जाती हैं, और ऐसे ऑसिलेशंस को, ऐसे सिंपल हार्मोनिक को बोलते हैं डैम्प्ड एसएचएम। और ये जो फैक्टर होता है जो डैम्पिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, डैम्पिंग फोर्स। सोचो ना, एक फोर्स था जो इसको मेन पोजीशन पे ले जा रहा था, है ना, और एक वही फोर्स इसको ऑसिलेशन करने में हेल्प कर रहा था, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। तो एक ऐसा फोर्स है जो इसको ऑसिलेशन करने में अपोज भी कर रहा है। हम अब तक उस फोर्स की बात नहीं कर रहे थे जो ऑसिलेशन में क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑपोजिशन। रिस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेशन को अपोज नहीं कर रहा, रिस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेशन में एनर्जी कंजर्व कर रहा है। तुम जो एनर्जी दे रहे हो ऑसिलेशन में, रिस्टोरिंग फोर्स उसी एनर्जी को काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। अब तुमको वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट मालूम हुआ तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी जो मैंने बोला। अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं डैम्प्ड एसएचएम। डैम्प्ड एसएचएम का एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे। देखो कौन सा एग्जांपल है। एग्जांपल है, अपने पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है और इस फिक्स सपोर्ट से हमने एक स्प्रिंग लगाया है, ठीक है, और ये स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड है। ध्यान से देखेंगे, ये एक मास अटैच्ड है, ठीक है। इस मास का वैल्यू हम लोग m ले रहे हैं। इस मास से एक प्लेटफॉर्म कनेक्टेड है, लाइक दिस प्लेटफॉर्म बोलो या एक
एज बोले या जो भी, और इस पूरे चीज को हमने, इस प्लेटफॉर्म को हमने पानी में रखा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस। तो देखो क्या होगा, जब तुम स्प्रिंग को खींच के छोड़ोगे तो स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा, स्प्रिंग ऊपर नीचे जाएगा। जब स्प्रिंग ऊपर नीचे जाएगा तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को पानी क्या करेगा, अपोज करेगा ना। ये ऊपर नीचे जब जाने का ट्राई करेगा तो पानी क्या प्रोवाइड करेगा इसको, अपोजिशन। अरे पानी में कभी चलने का ट्राई किया, पानी अपोज करता है ना तुम्हारे मोशन को। जैसे ही ये आगे पीछे मूव होने का ट्राई करेगा, बिकॉज द स्प्रिंग विल गो इनटू ऑसिलेशन, तो हम क्या करेंगे, हम इस मास को थोड़ा सा खींच के छोड़ेंगे, तो स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, फाइन। और ये पानी जो है, ये एक्स्ट्रा जो मीडियम है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं सिंपल पेंडुलम में एयर वो मीडियम है जो अपोज करेगा, वैसे यहाँ पे इस केस में पानी वो मीडियम है जो अपोज करेगा। तो पानी एक फोर्स प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। तो डैम्प्ड एसएचएम का मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिखूंगा, तुमको इतना कुछ डिटेल में नहीं करना है, बट इसका कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये रियल वर्ल्ड का एसएचएम है, दिस इज रियल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल एसएचएम, जहां पे एनर्जी लूज होती ही है। अच्छा तुम सोचो ऐसा कौन सा एसएचएम होगा जो आइडियल होगा, कहां उसको पॉसिबल हो सकता है, कहां वो एसएचएम पॉसिबल हो सकता है, वैक्यूम में पॉसिबल हो सकता है। एक पेंडुलम को वैक्यूम में अगर ऑसिलेट करा के छोड़ा जाए तो वो इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता ही रहेगा, उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी। तो ये चीज सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है, वो भी ओनली इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। हाँ, इस केस में भी पॉसिबल है अगर हम वर्टिकल ऑसिलेशन कराएं। ये स्प्रिंग को अगर हम वैक्यूम में एक मास के साथ अटैच करके खींच के छोड़ दें तो ये स्प्रिंग इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता ही रह जाएगा। समझ में आया? तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल होंगी, जब हम आइडियल कंडीशन में जाएंगे, बट हम प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में हैं जब, तो उस केस में अपने पास जो होता है वो डैम्प्ड एसएचएम होता है, ठीक है। तो अब मैं डैम्प्ड एसएचएम का डेफिनेशन लिखता हूं। देखो नॉर्मल एसएचएम का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा टू एंड फ्रो मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स होता है अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे यहाँ एक रिस्टोरिंग फोर्स के साथ में एक डैम्पिंग फोर्स भी होगा। दिस इज न्यू, पे अटेंशन टू दिस, ठीक है। सो अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी about its mean position in which the restoring force is directly proportional to the displacement from mean position, displacement from mean position, and a damping force in which the restoring force and the damping force is directly proportional to the velocity. Now this is very important, velocity of the object. जितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा डैम्पिंग फोर्स उतना ज्यादा होता है। डैम्पिंग फोर्स मीडियम का ऑपोजिशन है। तुम ये सोचो, जब तुम चल के जा रहे होते हो तो तुमको हवा का रेजिस्टेंस इतना फील नहीं होता, एयर रेजिस्टेंस। वही जब तुम बाइक में बैठो या बाइक पे बैठो जब तुम, तो तुमको एयर रेजिस्टेंस ज्यादा फील होता है ना? समझ में आया क्या बोला? जब तुम चल के जाते हो तो तुम्हारी स्पीड इतनी नहीं है, तो तुमको एयर रेजिस्टेंस इतना फील नहीं होता है। हाँ, जब तुम वही किसी व्हीकल से जा रहे हो, किसी बाइक पे जा रहे हो और स्पीड में हो, तो स्पीड की वजह से तुमको एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा फेस होता है या ज्यादा फील होता है। तो ये ऐसा रेजिस्टेंस है या ऐसा फोर्स है जो स्पीड पे डिपेंड करता है। वैसे पानी में भी जब तुम नॉर्मल चलोगे तो इतना ऑपोजिशन फील नहीं होगा एज कंपेयर टू जब तुम दौड़ना चाहोगे। ट्राई कर लेना, ठीक है। सो मैं दोनों फोर्सेस के बारे में लिखता हूं। हमको मालूम है देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है ना, मालूम है ना। और हमको मालूम है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है -kx, जहां पे k होता है फोर्स कांस्टेंट। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो एक डैम्पिंग फोर्स है Fd, वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी।
ध्यान रखना माइनस साइन क्यों है, जैसे रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट को अपोज करता है, वो नहीं चाहता कि पार्टिकल मेन पोजीशन से दूर जाए, वैसे ही ये नहीं चाहता कि बॉडी के पास कोई वेलोसिटी रहे, तो ये वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। और यहां से एक कांस्टेंट आता है कॉल्ड एज डैम्पिंग कांस्टेंट B, so this B is called as damping constant. Okay, fine. हम दोनों को कंबाइन करेंगे, so therefore net force will be restoring force plus damping force. नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है और एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, इसी पे तो लग रहा है ना डैम्पिंग फोर्स, क्योंकि इससे ये अटैच्ड है। बात समझ में आई या नहीं? सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी इंटू बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस तरफ जीरो ले लेते हैं, या पहले मास इनटू एक्सेलरेशन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो देयरफॉर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी टाइम्स वी होता है डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी है ना, बोलो हाँ या ना। इससे हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन मिलेगा। सो देयरफॉर ये इधर लाते हैं और ये इधर रखते हैं, ये भी इधर लाते हैं, सब इधर ले लो। सो हम और m से डिवाइड, या चलो बाद में हम m से डिवाइड करते हैं। सो m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइनली मैं m से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस k बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये अपना इक्वेशन नंबर 2, या इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ, ये अपना इक्वेशन नंबर 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम। जैसे तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम पढ़ा था, जो होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। याद है, k बाई एम ही तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर होता है। अरे अगर याद हो या नहीं याद हो तो बहुत अच्छी बात है। k बाई एम ही तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर होता था। सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये लीनियर एसएचएम है, जो आइडियल वाला हम लेते थे। ये डैम्प्ड एसएचएम है, जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है। डिफरेंस समझ में आया ना? ये रियल वर्ल्ड में होने वाली चीज है। रियल वर्ल्ड में मोशन इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलता है, मोशन रुक जाता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, सच एज फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस, या इसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, जो एक चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर में डिटेल में है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। ये थोड़ा सा अलग है इस वाले इक्वेशन से। देखो यहाँ पे पैरामीटर्स कुछ अलग है, यहाँ पे b और m भी है, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव भी है डिस्प्लेसमेंट का, डबल डेरिवेटिव भी है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने इसको तो सॉल्व किया था पूरा, इसको सॉल्व करके याद है हमने वेलोसिटी निकाली, डिस्प्लेसमेंट निकाला, एक्सेलरेशन निकाला। इसको सॉल्व करने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है तुमको, यू आर जस्ट सपोज टू नो दिस। तुमको बस ये पता होना चाहिए कि डैम्प्ड एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सो जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम। ओके, ये एक काम का चीज। तो ये कैसे आया है, हमने एक डैम्पिंग फोर्स लगाया, जिसके वजह से हमको क्या मिला, एक डैम्पिंग फोर्स की वजह से हमको एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया अपने डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है। सॉल्व नहीं करना है, डोंट वरी, डायरेक्टली हम सॉल्यूशन देखेंगे। सो विल सी व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन and what are the different other factors that we are supposed to know, or you can say what are the different pieces of information that we are supposed to know in this। जैसे हम देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड एक्चुअल में चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो पॉज करके। चलो नोट डाउन करके लिख लिया था ना, नोट डाउन कर लिया था ना, नोट डाउन करके क्या करोगे। ओके, सो जो हमको डैम्प्ड एसएचएम में इक्वेशन मिला है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस k बाई एम एक्स इक्वल्स टू 0। करेक्ट, ये इक्वेशन हमको मिला है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्यूशन
टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो हम एक जनरल फॉर्मूला तुमको बता देता हूं मैं, वो हम यूज करेंगे। वो आता है x इज इक्वल्स टू a e रेस टू माइनस बी टी बाई 2m इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। ये थोड़ा सा तुम्हारे SHM से अलग है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा अलग है। इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, ध्यान से देखो, हमने बोला एम्पलीट्यूड कम होता है ना, ध्यान से देखो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। ये एम्पलीट्यूड है और कैसा फंक्शन है एम्पलीट्यूड? कोसाइन फंक्शन है, यानी स्टार्टिंग में ये मैक्सिमम रहेगा और टाइम के साथ ये कम होगा। तो कॉस का फंक्शन मालूम है ना, कॉस थीटा कैसा होता है? मैक्सिमम से स्टार्ट होता है और आगे जाता है, राइट? तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और ये तो अपना लॉजिक भी बोल रहा है ना कि स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, फिर कम हो रहा है। तो यही अपना इक्वेशन मिल रहा है और इसमें जो b है ये तुमको मालूम है डैम्पिंग कांस्टेंट है, t टाइम है, मतलब क्या बता रहा है ये कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो देख लो यहां से इक्वेशन क्या बता रहा है, दिस इक्वेशन टेल्स दैट एम्पलीट्यूड, अच्छा देखो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली चेंज होगा। क्या होगा चेंज होगा? मतलब ये कम होगा क्योंकि माइनस है, e रेस टू माइनस है, यानी अपॉन में e रेस टू प्लस में है, यानी ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। सो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है। और यहाँ ओमेगा डैश क्या है? ओमेगा डैश तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है विच इज गिवन बाय अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी बाई 2m द होल स्क्वायर। ये होता है ओमेगा डैश का वैल्यू, जो कि है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू SHM, जो तुम्हारा डैम्प्ड SHM है उसकी फ्रीक्वेंसी है। हमको मालूम होता है ना ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड SHM, ठीक है। सो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड SHM एंड टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा डैश, यानी ये हो जाएगा क्या? 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। ये मैं क्यों लिखा के दे रहा हूं? क्योंकि इससे छोटा सा हमको एक कंक्लूजन निकालना है, जो कि होता है ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैम्पिंग। हम अलग अलग तरीके की डैम्पिंग कर सकते हैं, वो इससे समझ में आता है। क्योंकि देखो टाइम पीरियड किस पे डिपेंडेंट है? ओमेगा और b बाई 4m के वैल्यू पे या b बाई 2m के वैल्यू पे। तो टाइम पीरियड चेंज होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है एज द ओमेगा गोज ऑन चेंजिंग। तो इसका पहले मैं तुमको ग्राफ बता देता हूँ, फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखो, जैसे जो हमारा ग्राफ इसका बनेगा, वो ग्राफ कैसा बन के आएगा, ध्यान से देखना। ग्राफ जो बनेगा वो एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा, यानी जो हमको ग्राफ स्टार्ट होगा वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और टाइम के साथ डिक्रीज होगा। तो ये मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ, यहाँ से मेरा एम्पलीट्यूड स्टार्ट हो रहा है और ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। जो थोड़ा सा एसिमेट्रिक हो गया, ऑलमोस्ट बन ही गया था अच्छा ग्राफ। सो दिस इज हाउ द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। देखो एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग में मैक्सिमम a था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ एंड सो ऑन। मतलब नेक्स्ट साइकिल में देखो एम्पलीट्यूड कम हो गया, उसके अगले साइकिल में और कम हो गया, उसके अगले साइकिल में और कम, उसके अगले साइकिल में और कम एंड सो ऑन। तो अगर मैं देखूं कैसे ये कम हो रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, यानी ये हमको एक ग्राफ ऐसे मिलता है। e रेस टू x का ग्राफ अगर तुमने देखा हो तो तुमको ये चीज पता होगा। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द और बाय कंपेयरिंग द ग्राफ ऑफ e रेस टू x। अगर e रेस टू x का ग्राफ तुमको मालूम हो सो इट इज वेरी सिंपल, बट नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं, बस ऐसे समझो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जाता है लाइक दिस, ऐसे, एंड यहाँ से भी ये कुछ ऐसे जाता है फंक्शन लाइक दिस। ऐसे ये डिक्रीज हो रहा है। मतलब बेसिकली बोलने का मीनिंग ये है कि एम्पलीट्यूड ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे एक्सपोनेंशियली, समझा। और उसके बीच में ये कॉस का नेचर भी फॉलो कर रहा है ऐसे,
बात समझ में आई हो? तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है इसकी वैल्यू, और ये दिखा रहा है इसका मोशन। मोशन मतलब कैसा है? मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन है, आगे पीछे कर रहा है, बट डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है, ऑल राइट। सो दिस इज हाउ, और दिस इज व्हाट यू शुड गेट इन द ग्राफ। मैं ये ग्राफ थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, देखो तुमको आइडिया लग गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं ये ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बनाने का ट्राई करता हूँ। देखो कैसे बनेगा ये ग्राफ। हम पहले एक्सपोनेंशियल नेचर बना लेंगे, फिर उसके अंदर कोसाइनोसॉइडल कर्व बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली गिर रहा है ना। तो पहले हम एक्सपोनेंशियल कर्व बना लेते हैं, सच एज दिस, ये एक्सपोनेंशियल और ये एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ऐसे एक्सपोनेंशियली हमारा एम्पलीट्यूड गिर रहा है, और इसके अंदर ये स्टार्ट होता है यहाँ से एंड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग like somewhat like this. And so on. थोड़ा मुझे यहाँ पे मैंने ग्राफ को वो कर दिया, फ्लैट कर दिया ना, इसको ऐसे ही डिक्रीज करना चाहिए था, वैसे ही इसको भी ऐसे ही डिक्रीज करना चाहिए, तो ये थोड़ा डिक्रीजिंग दिखाई पड़ेगा। So this is how it decreases. Okay. तो ऐसे ही डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज मतलब टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज माय टाइम, दिस इज माय एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द कोसाइनोसॉइडल फंक्शन। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ओके, और ये पार्ट बता रहा है कि एम्पलीट्यूड कोसाइन का फंक्शन है। ये पार्ट कोसाइन का ग्राफ बता रहा है, और ये पार्ट एक्सपोनेंशियल डिक्रीज बता रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे ध्यान दो, व्हेन ओमेगा इज लेस देन b/2m, ओमेगा जब b/2m से कम होता है तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं अंडर डैम्प्ड। क्या बोलते हैं इसको? अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड का मतलब क्या होता है? अंडर डैम्प्ड का मतलब होता है कि बॉडी अपना एसएचएम अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स कंटिन्यू कर सकता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अंडर डैम्प मतलब डैम्पिंग इतनी ज्यादा नहीं। वर्ड का मीनिंग समझा? अंडर डैम्प मतलब अंडर डैम्प मतलब डैम्पिंग इतनी ज्यादा नहीं है, so that against the damping force the SHM can continue for a certain duration of time. वहीं पे एक केस होता है when omega is equals to b/2m, इसको बोलते हैं critically damped। क्या बोलते हैं इसको? critically damped। इसका जो ग्राफ होता है, ये एक तुम्हारा अंडर डैम्प का ग्राफ है, ये याद रखना, ये अंडर डैम्प का ग्राफ है। ओके, और एक होता है क्रिटिकली डैम्प। क्रिटिकली डैम्प में क्या होता है? क्रिटिकली डैम्प में तुम जैसे ही डैम्पिंग फोर्स अप्लाई करोगे एम्पलीट्यूड ड्रास्टिकली गिर के जीरो हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट एक ही ये कंप्लीट करके ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड इतने में ही ये खत्म हो गया। इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प, मतलब हार्डली एक आध दो ऑसिलेशन पॉसिबल होगा। एंड एक और केस होता है व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन b/2m, इसको बोलते हैं ओवर डैम्प्ड। इस केस में बॉडी ऑसिलेशन कर ही नहीं पाता है, इस केस में बॉडी ऑसिलेशन कर ही नहीं पाता है। और जब बॉडी ऑसिलेशन नहीं कर पाएगा, या अच्छा इसमें ओमेगा डैश जब तुम निकालोगे तो कितना आएगा? ओमेगा डैश जीरो आ जाएगा। देखो ना, ओमेगा b/2m के इक्वल है, तो स्क्वायर भी दोनों के इक्वल हो जाएंगे, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ओमेगा डैश क्या आ जाएगा? जीरो, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? जीरो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा मालूम है? यहाँ पे जैसे तुम देखो ओमेगा ग्रेटर है ना b/2m से, ये सुन लो, तो यहाँ पे जो तुम्हारा SHM है, SHM पॉसिबल ही नहीं होगा। सो SHM इज नॉट पॉसिबल, और इस केस में जो तुम्हारा ओमेगा डैश है वो इमेजिनरी हो जाता है। क्या हो जाता है? इमेजिनरी। ओके, सो दीज आर सर्टेन केसेस ऑफ डैम्प्ड SHM, जहां पे तीन चीजें पॉसिबल हैं। एक तुम्हारा b/2m ओमेगा से बड़ा होगा तो आई थिंक ये उल्टा लिख दिया है मैंने,
ये उल्टा लिख दिया है। जब ये ग्रेटर है तो ये अंडर डैम्प्ड है, और जब ये लेस है तो ये ओवर डैम्प्ड है। ये बाहर वाला डैम्पिंग फोर्स है ना, इसको ओमेगा से ज्यादा रखेंगे तो, और इक्वेशन से भी देख लो, इक्वेशन में देखो जब ओमेगा ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पार्ट ओमेगा में से ये सबट्रैक्ट होगा, और जब ओमेगा लेस हो जाएगा तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, और अंडर रूट में नेगेटिव हो जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी ओमेगा डैश। ठीक है, सो ये तुम्हारा डैम्प्ड एसएचएम का स्टोरी है। ध्यान रखना डैम्प्ड एसएचएम है क्या, डैम्प्ड एसएचएम में बाहर से डैम्पिंग फोर्स होता है जो एसएचएम को अपोज कर रहा होता है, और कैसे अपोज करता है, वो एसएचएम की वेलोसिटी के अगेंस्ट अपोज करता है। जितना फास्ट एसएचएम होगा उतना ज्यादा ऑपोजिशन देगा, या बॉडी जितना फास्ट मीडियम में मूव करेगा उतना ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगा, एंड दैट ऑपोजिशन इज कंसिडर्ड एज डैम्पिंग फोर्स, जो कि डैम्पिंग कांस्टेंट से हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये डैम्प्ड एसएचएम में इतनी बातें तुमको पता होनी जरूरी है, which tells us about all the things that we are supposed to know in the damping या डैम्प्ड एसएचएम। बस याद रखना एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाता है, ये सब चीजें। तो ये यहाँ पे नोट लिख के दे दिया है तुमको, तो ये भी नोट रखोगे तो जरूरी है। एंड इसके बाद एक और टॉपिक अपने को करना है छोटा सा, दैट इज फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंस वाइब्रेशंस। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम उसको कर लेते हैं, तो ऑसिलेशंस का थियरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया था ना। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फ्री वाइब्रेशंस। फ्री वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस, फोर्स्ड वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस, एंड रेजोनेंस। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, पे अटेंशन। ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में टॉपिक जाता है, पर तुमको लास्ट में चैप्टर के छोटा सा दिया हुआ है जस्ट एक कॉन्सेप्ट की तरह। इसका तुम यूज, जो ये रेजोनेंस वर्ड है ना, रेजोनेंस का वर्ड तुमको आएगा एसी सर्किट्स चैप्टर में भर भर के। जब हम एसी सर्किट्स चैप्टर करेंगे वहां पे तुमको भर भर के इस चीज का यूज आएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, और इसके एग्जांपल्स मैं तुमको ऐसे दूंगा जिससे तुमको क्लिक होगा कि क्या चीज चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले मैं डिफाइन करता हूं एक एक को। फर्स्ट इज फ्री वाइब्रेशंस। सो व्हेन वी डिफाइन फ्री वाइब्रेशंस, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? These are basically vibrations which happen under the action of restoring force या damping force। restoring और damping के action में जो vibrations होते हैं उनको हम बोलते हैं free vibration। free मतलब क्या? free मतलब जैसे मैंने ये पेंडुलम लिया और इसको इसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। अब मैं इस पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अब इसके वाइब्रेशन में मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। Now I've just left it, now it is vibrating on its own, and of course थोड़ा टाइम वाइब्रेट होके ये डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, so natural vibrations are vibrations which occur when a body is displaced from its mean position and released। जब हम बॉडी को उसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तब जो वाइब्रेशंस होती है वो कौन सी वाइब्रेशंस होती है? फ्री वाइब्रेशंस। सो व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, जब बॉडी को हम उसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करें एंड रिलीज, देन इट परफॉर्म्स फ्री वाइब्रेशंस। समझ में आया? हम बॉडी को उसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है ना, एग्जांपल के लिए सिंपल पेंडुलम। Okay, this is very important. Now comes the forced vibration। ये एक जरूरी चीज है, ध्यान दो। forced vibrations। अब forced vibrations को जरा समझना ठीक से, क्या बता रहा हूँ। forced vibration ऐसा पीरियोडिक वाइब्रेशन है जिसके लिए हम एक बाहर से पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं। पीरियोडिक फोर्स मतलब टाइम टाइम पे फोर्स को हम रिपीट कर रहे हैं, ऐसा वाइब्रेशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं झूला झूलने जाऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक झूला है ना, और मैं क्या करता हूँ, मैं इस झूले पे बैठ के झूलने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, जैसे देयर इज अ पर्सन सिटिंग ऑन दिस स्विंग, और इस स्विंग को हम ऐसे आगे पीछे मूव करा रहे हैं। क्या रीजन होगा, कैसे ये स्विंग आगे पीछे मूव कर पाएगा? सोचो ये ग्राउंड सपोज, तो ये पर्सन अपने पैर से या तो पीछे की तरफ धक्का देगा या तो आगे की तरफ धक्का देगा और ये स्विंग चलेगा, बट अगेन ये स्विंग रुक जाएगा। तो अगर मुझे इस स्विंग को कंटिन्यूअसली चालू रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइम टाइम पे उसको पुश देते रहना पड़ेगा।
तो यही तो करते थे ना हम बचपन में। हमारा दोस्त बोले थोड़ा झूला झूलाओ, तो हम क्या करते थे, हम पीछे खड़े होके उसको कंटिन्यूअसली टाइम टाइम पे पुश देते रहते थे। समझा? हम उसको टाइम टाइम पे क्या करते थे, पुश देते रहते थे। तो वो क्या है टाइम टाइम पे जो हम दे रहे हैं, वो टाइम टाइम पे देने वाला फोर्स है। वो फोर्स ऐसा फोर्स है जो एनर्जी जो लूज हो रही है ना, उसको वापस दे रहा है सिस्टम में। तुम सोचो जब तुम इसको पुश करोगे आगे की तरफ झूले को, तो झूला आगे जाएगा, वापस आएगा, उतने में कुछ एनर्जी लूज हो जाएगी, एयर मॉलिक्यूल्स को, फ्रिक्शन को, साउंड को, ये सबको एनर्जी लूज हो जाएगी। अरे जब झूला चलता है तो साउंड भी तो आता है, फ्रिक्शन भी तो होता है, और एयर में चल रहा है तो एयर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी भी तो ट्रांसफर हो रही है। तो ये सब केसेस में जो एनर्जी लूज हुई है ना, वो तुम वापस धक्का लगा के फिर से दे देते हो। तो हम क्या करते हैं मालूम है, वाइब्रेशन को एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे रखते हैं और एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे रखते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। कैसे कर रहे हैं? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, मतलब मैं बाहर से बॉडी को फोर्स कर रहा हूं कि एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे क्या करे, ये वाइब्रेट करे। सो ध्यान से देखना, इट इज अ वाइब्रेशन in which an external, or it is a vibration under the action of, it is a vibration under the action of an external periodic force which keeps the amplitude constant। एम्पलीट्यूड क्या करता है, कांस्टेंट रखता है। और इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को हम बोलते हैं ड्राइवर फोर्स। सो दिस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज कॉल्ड ड्राइवर फोर्स। कौन सा फोर्स? ड्राइवर फोर्स। ड्राइवर फोर्स मतलब क्या होता है? ड्राइवर फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो इस एसएचएम को ड्राइव कर रहा है, बाहर से ड्राइव करने वाला फोर्स है, इसीलिए इसको ड्राइवर फोर्स बोलते हैं, बिकॉज इट ड्राइव्स द ऑसिलेशन। ड्राइवर मतलब ड्राइवर। ड्राइवर किसको बोलते हैं? जो ड्राइव करता है। तो ये फोर्स क्या कर रहा है? एसएचएम को ड्राइव कर रहा है, एसएचएम को चला रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर फोर्स। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं तुमको दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे जरा, ध्यान से देखना, समझना जरा। अपने पास एक सेटअप है, ये एक समझ लो एक्सटेंसिबल या फ्री या बोल सकते हैं हम लोग, चलो नॉन रिजिड एक रस्सी है या नॉन रिजिड एक बेस है, सपोर्ट है, यहां से ये फिक्स है ऐसे, और इसमें मैंने पेंडुलम्स लटका के रखे हैं। ध्यान दो जरा, एक से ज्यादा पेंडुलम्स है, आई हैव मल्टीपल पेंडुलम्स। ये एक मेरे पास पेंडुलम है, पेंडुलम ए, ये एक मेरे पास पेंडुलम है, पेंडुलम बी। जरा ध्यान से देखना और मुझे बताना इन सारे पेंडुलम्स में डिफरेंस क्या है। ये है पेंडुलम बी, फिर ये है पेंडुलम सी, ओके, और ये है पेंडुलम डी। ये चार पेंडुलम्स मैंने अटैच किए हैं इस रस्सी से, जो रस्सी फिक्स्ड है। ऑफ कोर्स थोड़ा लचीला रस्सी है, लचीला रस्सी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इस रस्सी से एनर्जी ट्रांसफर होने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। एक स्पेशलिटी देखो, इन सारे पेंडुलम्स का लेंथ अलग अलग है ना, बोलो हाँ या ना, लेंथ अलग अलग है ना। एक चीज और तुमको दिखाई पड़ रही होगी, ए और सी का लेंथ सेम है। ए और सी का लेंथ क्या है? सेम है। बी और डी का लेंथ ए से अलग अलग है। हम ए पे इतना बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ए को क्या करने वाले मालूम है? ए को उसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ने वाले हैं। ए को हमने क्या किया? उसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। तो अब ए क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। बट ध्यान से देखो, जब ए ऑसिलेट करेगा तो इसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे इस रस्सी के थ्रू ट्रांसफर होगी इन बाकी के पेंडुलम्स में। और अब ये बाकी के पेंडुलम्स इसलिए ऑसिलेट कर रहे हैं क्योंकि ए ऑसिलेट कर रहा है। तो ए क्या बन गया? ए बन गया एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। देखो ना, मैंने ए को एनर्जी दिया है, तो ए की एनर्जी अब धीरे 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 क्या हो रही है? बाकी में ट्रांसफर हो रही है। और बाकी में ट्रांसफर एनर्जी क्यों हो रही है? क्योंकि ए के पास जो एनर्जी है वो फोर्स के फॉर्म में बाकी के पास जा रही है। ए इन सबको फोर्स कर रहा है कि ऑसिलेट करो। ए इन सबको क्या कर रहा है? फोर्स कर रहा है कि ऑसिलेट करो। तो ये सारे भी धीरे धीरे ऑसिलेशन चालू करते हैं। ये सारे भी क्या करेंगे? धीरे धीरे ऑसिलेशन चालू करेंगे। बात समझ में आई? तो ये तीनों क्या परफॉर्म करेंगे? फोर्स्ड वाइब्रेशन। ए क्या करेगा? फ्री वाइब्रेशन। बोलो बात समझी?
ए परफॉर्म कर रहा है फ्री वाइब्रेशन, क्योंकि हमने ए को उसके मेन पोजीशन से पकड़ के छोड़, मतलब खींच के छोड़ दिया, तो अब ए परफॉर्म कर रहा है ऑसिलेशंस। ऑफ कोर्स उसका ऑसिलेशन थोड़े टाइम में डाई आउट हो जाएगा, बट उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, ये बात याद रखना। अरे बाबा, अभी जो हमने डैम्ड एसएचएम का बात किया, ये डैम्ड एसएचएम ए करेगा ना। क्यों डैम्ड एसएचएम करेगा सोचो, क्योंकि एयर के वजह से इसके ऊपर एक डैम्पिंग लगेगी, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बट जो इसका ओमेगा डैश होता है, वो हमने देखा था ना, क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट नहीं होता तो इसमें कांस्टेंट टर्म्स क्यों होते? ओमेगा खुद एक कांस्टेंट होता है एसएचएम का, बी डैम्पिंग कांस्टेंट, 4 और मास तो कांस्टेंट ही है, मतलब ओमेगा डैश भी कांस्टेंट है, यानी डैम्पिंग एसएचएम में भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती डैम्पिंग एसएचएम में। हाँ, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या होता है, कम होता है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मतलब एक ऑसिलेशन करने को जितना टाइम लग रहा है, अभी भी उतना ही लगेगा, इवन दो इट हैज स्टार्टेड डूइंग लेसर एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस। कम एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है, तो उसको एक ऑसिलेशन करने में टाइम अभी भी उतना ही लगेगा जितना पहले बड़ा ऑसिलेशन करने में लगा था। आई होप तुम्हारे दिमाग में बात घुस रही है। ओके, तो इन सबको जब ये ए पेंडुलम ऑसिलेट कराता है ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है फोर्स्ड वाइब्रेशंस की। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है फोर्स्ड वाइब्रेशंस में। वो केस ये होता है कि जब हम फोर्स वाइब्रेशन कराते हैं ना, तो कभी कभी बॉडी का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जब पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है ना, तो बॉडी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। जब जिस बॉडी को हम वाइब्रेशंस दे रहे हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशंस, एग्जांपल के लिए झूला हो गया या कोई भी चीज, जिस चीज को भी हम फोर्स्ड वाइब्रेशंस दे रहे हैं, अगर उस बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फोर्स्ड वाइब्रेशन कैसा है, पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक मतलब इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ध्यान रखना। अच्छा, एक नोट रख लो, ये एक नोट है, और दूसरा नोट ये रखना, बॉडी वाइब्रेट्स विथ द frequency of external periodic force। अरे जब उस पर पीरियोडिक फोर्स लगता रहेगा, तो उसका टाइम भी फोर्स के वजह से एडजस्ट हो जाएगा, वो फोर्स के टाइम के हिसाब से ही ऑसिलेट करेगा। तो यहां क्या होगा मालूम है, ये इस एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करता हूं। पेंडुलम ए इज displaced and released from main position। ओके, इसको मेन पोजीशन से हमने डिस्प्लेस और रिलीज कर दिया है, हेंस इट परफॉर्म्स, कौन सा वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है, ये क्या करेगा, फ्री वाइब्रेशंस परफॉर्म करेगा। बट pendulums B, C and D perform forced vibrations for which A provides driver force। तो ए जो है वो ड्राइवर फोर्स देता है या ड्राइविंग फोर्स देता है, मैं चाहिए तो ड्राइविंग फोर्स लिख देता हूँ, ए प्रोवाइड्स ड्राइविंग फोर्स। तो इसलिए ए जो है वो क्या है, वो है ड्राइवर पेंडुलम, है ना। आज गाड़ी चलाना तो तुम सीख ही लोगे। क्या पढ़ने आए थे, क्या पढ़ के जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ये तो मजा है पढ़ाई का। सो पेंडुलम ए तुम्हारा ड्राइवर पेंडुलम है, ये क्या करेगा, ये ऑसिलेशंस को ड्राइव करेगा बाकी के पेंडुलम। ठीक है, तो अभी मैंने बोला फोर्स्ड वाइब्रेशंस का एक स्पेशल केस है, वो क्या केस है, जब बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगे, किसके, पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी से, तब बॉडी क्या करता है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मतलब होता है बॉडी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल समझो तब तुमको हिट होगा ये चीज। जैसे जहां कहीं भी एक लचीला ब्रिज होता है या कोई कमजोर ब्रिज होता है, तो उस पर जब सोल्जर्स चलते हैं ना, तो सोल्जर्स को तुमने देखा होगा, उनके चलने में फुट वॉक में एक रिदम होता है, मालूम है कि नहीं,
उनके फुटवॉक में एक रिदम होता है, और फुटवॉक में जो रिदम होता है उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा। रिदम मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ना। उनका एक पीरियोडिक स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, हिटिंग, पैर को चलने का जो मोमेंटम होता है। अब यहाँ करके तो दिखा नहीं सकता क्योंकि तुमको मेरा पैर तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनका जो मोमेंटम होता है ना, उनका जो चलने का एक पेस होता है, वो एक पीरियोडिक पेस होता है, और पीरियोडिकली वो जमीन को हिट करते हैं और पैर ऊपर उठाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी का फोर्स क्रिएट होता है। कहाँ पे, जिस जगह से वो चल रहे हैं। तो कभी सपोज जैसे ऐसे ब्रिज से चल रहे हैं जिसका जो हालत है वो थोड़ा कमजोर है, या सपोज कोई एक ब्रिज से ही चल रहे हैं, जब ब्रिज पे चलेंगे तो एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेंगे ब्रिज पे चलते हुए, और अगर उस पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी अचानक से ब्रिज के फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, या अचानक से ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, तो ब्रिज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगेगा और चांसेस है कि ब्रिज गिर जाए। यही चीज होता है अर्थक्वेक में। अर्थक्वेक है क्या, अर्थक्वेक ग्राउंड का वाइब्रेशन है। अर्थक्वेक ग्राउंड का वाइब्रेशन है, और जिस बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है वो बिल्डिंग गिर जाती है अर्थक्वेक में। बात समझ में आई? हर चीज का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है वाइब्रेशन का। जैसे पेंडुलम का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है उसको निकालने का फॉर्मूला हमको मालूम है, वो होता है 1/2L, सॉरी, वो होता है 1/2π√G/L, क्योंकि हमको टाइम पीरियड मालूम है ना, टाइम पीरियड होता है 2π√L/G। तो सिंपल पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1/2π√G/L। ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मतलब उसका G और L अगर फिक्स्ड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। तो इस पेंडुलम को तुम कहीं भी ले जाओगे, G और L जब तक फिक्स रहेगा तब तक ये उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा जब उसको मेन पोजीशन से छोड़ा जाएगा। तो अगर तुम बाहर से उसको उसी फ्रीक्वेंसी का फोर्स दे दो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगेगा। तो इसीलिए जिस बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक के फ्रीक्वेंसी से मैच होता है ना, हर अर्थक्वेक का एक फ्रीक्वेंसी होता है, हर अर्थक्वेक का एक फ्रीक्वेंसी होता है। वो फ्रीक्वेंसी अगर किसी बिल्डिंग के फ्रीक्वेंसी से मैच होता है तो वो बिल्डिंग अर्थक्वेक में गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पे बिल्डिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगता है। देखो जैसे ये ग्राउंड है तुम्हारा, है ना, इस पे ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है ना, ये दूसरा, ये एक तीसरा बिल्डिंग है, एंड सो ऑन, यू हैव मल्टीपल बिल्डिंग्स। तो क्या होगा, मतलब ये ग्राउंड पूरा वाइब्रेट करेगा ना। तो जब ये ग्राउंड वाइब्रेट करेगा तो इस बिल्डिंग का लेंथ अलग, यानी इसका फ्रीक्वेंसी अलग, इसका लेंथ अलग, इसका फ्रीक्वेंसी अलग, इसका लेंथ अलग, इसका फ्रीक्वेंसी अलग। अगर बाई चांस ये जो ग्राउंड वाइब्रेट कर रहा है इसका फ्रीक्वेंसी इस वाले बिल्डिंग के फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन करेगी ना वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से, मतलब बिल्डिंग लिटरली ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगी। सच में ये होता है, बिल्डिंग लिटरली ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके गिर जाएगी। ये इतना वाइब्रेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी और अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। तो इसीलिए जितने भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं जो बड़े बड़े हैं, काफी ऊंचे बिल्डिंग्स हैं। अब सोचो उन पे ये खतरा रहे कि अर्थक्वेक आए और वो गिर जाए, अर्थक्वेक आए और बिल्डिंग गिर जाए, तो कैसे मैनेज किया जाता है? तो अर्थक्वेक का एक जनरल जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ना, उस फ्रीक्वेंसी रेंज से बहुत अलग फ्रीक्वेंसी का एक बिल्डिंग बनाया जाता है। अब तुमको थोड़ा सा इंजीनियरिंग समझ में आ रहा है। हम क्या करते हैं मालूम है, ग्राउंड की जो कॉमन कुछ फ्रीक्वेंसीज, जिन फ्रीक्वेंसीज का अर्थक्वेक आता है उस फ्रीक्वेंसी से बहुत हटके फ्रीक्वेंसीज का बिल्डिंग बनाते हैं। मतलब ऐसा बिल्डिंग बनाएंगे जिसका फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक के फ्रीक्वेंसी से मैच होने का चांस ही नहीं होता है। हाँ, जहां इतना आर्किटेक्चर नहीं किया जाता है, जहां इतना साइंस नहीं लगाया जाता है बिल्डिंग बनाने में, वहां बिल्डिंग्स गिर जाती है, घर गिर जाते हैं। तुमने देखा होगा अर्थक्वेक में घर वर गिर जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग रेजोनेंस में चली जाती है। सो रेजोनेंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तुमने और एक चीज देखा होगा कि जितना भी ये अपना सेमिनार हॉल होता है, स्पीचेस वाले हॉल्स होते हैं, असेंबली हॉल्स होते हैं, वगैरह वगैरह, जहाँ पे तुम तालियों की गड़गड़ाहट, ये तुमने एग्जांपल सुना होगा, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंजने लगा, ये सब वो क्या होता है? वह या सिनेमा घर में तुमने देखा होगा, हर जगह पे तुमने देखा होगा कि जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, या उसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे डिजाइन किया जाता है कि फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों मालूम है? तुमने देखा होगा जितना भी सेमिनार हॉल है या जितना भी सिनेमा घर है, सब में कुशन्स लगे होते हैं। तुमने देखा होगा साइड के वॉल्स भी कुशन होते हैं, साइड के वॉल्स पे भी कुशन होता है, तुम्हारे बैठने वाले सीट पे भी कुशन होता है, नीचे के फ्लोर पे भी मैटेड कुशन होता है। इनफैक्ट जब तुम सेमिनार हॉल्स में जाओगे तो तुमने देखा होगा कुर्सियां जो होती हैं, इधर भी कुशन और इधर भी कुशन, प्लस उसके ऊपर एक कपड़ा अलग लगाया जाता है और बड़े बड़े कर्टन्स अलग से होते हैं।
ये सारी चीजें क्यों है मालूम है? ये सारी चीजें एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर कोई सपोज स्पीकर बोल रहा है, उसकी बात तुमको ज्यादा अच्छी लग गई और सबने ताली बजाना चालू किया, तो क्या होगा मालूम है? ये जो ताली का फ्रीक्वेंसी है ना, अगर ये फ्रीक्वेंसी बाई चांस किसी दीवार की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगा तो वो दीवार वाइब्रेट करके गिर सकती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है मालूम है? जो क्लैपिंग का एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। किसमें एब्जॉर्ब हो जाता है? जो इतने सारे एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स रखे हुए हैं, जैसे कुशन है, जैसे तुम्हारा कपड़ा है, जैसे कर्टन है, ये सब क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। यकीन नहीं आता तो कोई बड़ा सा पर्दा है, उसमें तुम जोर से दौड़ के जाओ, देखो वो पर्दा तुमको रोक लेता है कि नहीं? रोक लेगा, तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अरे जैसे सैंड में कूदो जोर से, तो तुम्हारा जो इम्पैक्ट है वो सैंड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वैसे ही पर्दा भी है, पर्दे में तुम जोर से दौड़ के जाओ तो पर्दा तुम्हारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इट्स दैट। हाँ, काफी बातें कर ली मैंने, ये नोट डाउन करो, मैं रेजोनेंस का डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तुमने शायद रेजोनेंस का एग्जांपल समझा, ये सारे रेजोनेंस के एग्जांपल्स थे। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी ड्राइवर फोर्स के फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? रेजोनेंस करता है। ठीक है, तो मैं रेजोनेंस डिफाइन करने जा रहा हूं, ध्यान देना। रेजोनेंस इज व्हेन द बॉडी वाइब्रेट्स, या the phenomena in which the phenomena in which body vibrates with maximum amplitude when frequency of the driver force, driver मतलब external periodic force, okay, external periodic force matches with the natural frequency of the body। ये रेजोनेंस का और एग्जांपल तुमको चाहिए तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे रेजोनेंस पे काम करते हैं। तुम जब गिटार का स्ट्रिंग हिट करते हो तो अंदर की जो हवा होती है ना, वो स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन है वो हवा के वाइब्रेशन से मैच करता है, इसलिए हवा से तुमको साउंड सुनाई पड़ता है। वरना हवा में कहाँ साउंड है? बोलोगे सर हवा जोर से चलती, आवाज सुनाई पड़ता है। वो तुम्हारे ईयर ड्रम्स पे जाके हिट कर रहा है, हवा का कोई आवाज नहीं होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से तुमको आवाज सुनाई पड़ रहा है, अदरवाइज हवा का कोई आवाज नहीं है। हवा एक पीरियोडिक तरीके से वाइब्रेट करेगी जब, तब तुमको आवाज सुनाई पड़ेगा। देखो मैंने ये रफ कर दिया, मुझे रफ नहीं करना चाहिए था, चलो ठीक है। रफ मतलब तुमने लिख तो लिया होगा बट मुझे चाहिए था ये, फिर भी मैं तुमको रेजोनेंस से रिलेटेड थोड़ा और कंटिन्यू कर रहा हूँ, ध्यान दो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, रेजोनेंस किस वाइब्रेशन का केस होगा? सोचो, फ्री वाइब्रेशन का या फोर्स्ड वाइब्रेशन का? सोचो, अरे फोर्स्ड वाइब्रेशन का ही तो केस होगा ना। फ्री वाइब्रेशन में ये चीज थोड़ी पॉसिबल है, फोर्स्ड वाइब्रेशन है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की मैच कर रही है, तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है मतलब वाइब्रेशन कैसा है? फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो ये याद रखना, रेजोनेंस इज अ फेनोमेना व्हिच इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। ओके, ये एक फोर्स्ड वाइब्रेशन का स्पेशल केस है। ये रेजोनेंस ट्यूब करके तुम कॉलेज में एक्सपेरिमेंट भी करोगे, फिजिक्स लैब में जाओगे तो फिजिक्स एक्सपेरिमेंट करोगे प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। हाँ देखो ये चीज मैं वापस से बना रहा हूँ, यही वो रस्सी, और इसमें मेरे पास एक ड्राइवर पेंडुलम था, इसको मैंने बोला था पेंडुलम ए, एक छोटा पेंडुलम था इसको मैंने बोला पेंडुलम बी, और एक पेंडुलम था जो सेम इसके साइज का था जिसको हमने बोला पेंडुलम सी, और एक पेंडुलम इससे भी लंबा था जिसको हमने बोला पेंडुलम डी। करेक्ट, फाइन। तो अब जरा ध्यान से समझो क्या होगा। ए और सी का लेंथ सेम है, ए को हमने एक ड्राइवर फ्रीक्वेंसी दे दी है, या ए को हमने ऑसिलेट करके छोड़ दिया, तो ए ड्राइवर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है और बाकी के तीनों ऑसिलेट कर रहे हैं। बी भी ऑसिलेट करेगा, सी भी ऑसिलेट करेगा और डी भी ऑसिलेट करेगा।
बट सी का ऑसिलेशन थोड़ा स्पेशल होगा। क्यों स्पेशल होगा सोचो, ये एक फोर्स्ड वाइब्रेशन का केस है, ए लगा रहा है फोर्स, जो कुत्ता परेशान नहीं लगा, ए लगा रहा है फोर्स, जरा ध्यान से देखो, सी और ए का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम होती है वो होता है 1/2 अंडर रूट एल बाई जी, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ उल्टा लिख दिया जी बाई एल, यानी फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल, यानी दोनों का लेंथ सेम है ना, जी तो ऑफ कोर्स सेम ही है, जी थोड़ी चेंज हो रहा है, लेंथ दोनों के लिए सेम है ना, लेंथ अगर दोनों के लिए सेम है तो फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम, यानी इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, मैच, मैच हुआ तो क्या होगा, रेजोनेंस। तो ये जो वाइब्रेट करेगा ना, ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, ये दोनों कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उतनी एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नेचर का रूल है। बॉडीज एनर्जी तभी एक्सेप्ट करती हैं जब वो जो एनर्जी है वो उसी फ्रीक्वेंसी से आ रही हो जो फ्रीक्वेंसी उस बॉडी का हो, जो फ्रीक्वेंसी उस बॉडी का हो। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन फिजिक्स। अभी तो तुमको बहुत डिटेल में समझना है, बट नो प्रॉब्लम, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे, अभी तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करूं, तो एम्पलीट्यूड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम होता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा ये तुम्हारा D है, मतलब B भी कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, D भी कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है। ये तुम्हारा C है, C मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है। ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड का स्केल है, ध्यान रखना, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। ए स्क्वायर मतलब पेंडुलम का स्क्वायर नहीं हो जा रहा है, पेंडुलम ए उसका नाम है, बाकी एम्पलीट्यूड का मतलब ए वो अलग सिंबल है। सो एम्पलीट्यूड जो है वो एक फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम है, और वो जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम नाम देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो पेंडुलम सी जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, यानी पेंडुलम सी ने वाइब्रेशंस को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया। देखो ना, सबसे नजदीक में इसके बी है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आइडियली बी को जानी चाहिए हम सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेचर में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को देख के होता है। अब तुम इसको सोचना थोड़ा सा, फ्रीक्वेंसी को देख के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, ये सब तुमको बताना था रेजोनेंस से रिलेटेड, और ये टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग, ये चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इसीलिए मैंने इस पे एक अलग से लेक्चर बनाया और डिटेल में बनाया है। सो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया होगा। ये सारी बातें वेस्ट नहीं जाएंगी, टेंशन मत लेना, ऐसे नहीं कि तुमने सर ने तुमको चिल्ला चिल्ला के बता दिया, कुछ काम का नहीं, काम का है जब तुम एसी सर्किट्स पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा रेजोनेंस का एक्चुअल मीनिंग, रेजोनेंस का एक्चुअल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो यहाँ एसएचएम ज्यादा डिटेल में है, इसीलिए रेजोनेंस तुमको ज्यादा डिटेल में बताना जरूरी है। वहां तुमको एक्सपेक्टेड होगा एलसी ऑसिलेशन जब तुम पढ़ोगे, एलसी रेजोनेंस जब तुम पढ़ोगे, एलसीआर रेजोनेंस जब तुम पढ़ोगे, तो वहां तुमसे एक्सपेक्टेड होगा कि तुमको रेजोनेंस बहुत अच्छे से पता हो। ओके, सो ये नोट डाउन कर लेना, पॉज करके ग्राफ भी बना लेना, एंड आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा, लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा है तो मुझे बताओ, ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, लगना चाहिए मतलब नहीं, तुम्हारे ऊपर है, लगा है तो मुझे बताओ, नहीं लगा है तो भी बताओ, डोंट वरी। कुछ डाउट्स है तो भी बताओ बिंदास कमेंट्स में, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।